हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका शिवालय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या, मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय। देखो ये किसका पार्ट है, एक तरह से अपन बोल सकते हैं बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? बायोकेमिस्ट्री का या फिर जैव रसायन का पार्ट है। इसके अंदर अपन क्या है, ज्यादा चीज देखो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे इसके अंदर जो साइकिल आपने पढ़ी होंगी, कौन सी, कि एक तो ग्लाइकोलाइसिस आती है, क्रेब साइकिल आती है, उसको बनाते हैं, पूरा उसको याद करो और भूल जाओ। मैं इतनी साइकिल वगैरह आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ क्या बताऊंगा उसमें से कि ग्लाइकोलाइसिस में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता दूंगा, क्रेब साइकिल में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता दूंगा, ईटीएस में से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो बता दूंगा। क्लियर है मेरी बात? तो देखो सबसे पहले तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं किससे, कुछ परिभाषा होते हैं। अरे किससे? परिभाषा या फिर कुछ डेफिनेशन। बाहर कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये डॉक्टर हर्ष फौजदार की जिम्मेदारी है, वादा है आपसे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचय क्या होता है। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को कि उपापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो शरीर में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, अरे जैव रसायन क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये बताओ मुझे। बायोकेमिस्ट्री या फिर जैव रसायन क्या है? कुछ नहीं है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं मेरे शरीर में चल रही हैं, उन सबको मिला के क्या बोल देते हैं, अरे मेरे शरीर में क्या हो रही है। शरीर मतलब जैविक शरीर। कोई भी एनिमल का शरीर कैसा शरीर हो गया, जैविक शरीर हो गया, है ना। रसायन मतलब केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी के अंदर जो केमिस्ट्री चल रही है वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। अरे है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म भी कुछ नहीं है, क्या बोलूंगा मैं, शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को मिलाकर क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं इस चीज को, इस चीज को उपापचय कह देते हैं। तो ये देखना, ये जो क्रिया है वो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की हो सकती है। ये जो क्रिया मैंने लिखा है ना, अभिक्रियाएं, रासायनिक तो है ही, मेन अभिक्रिया कौन सी है इसमें, रासायनिक। कुछ भौतिक अभिक्रियाओं को भी ले सकते हैं, कुछ भौतिक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित हैं? कुछ इसमें भौतिक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। तो देखो मैं योग करके बोल दूं कि सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया तो मेन तो क्या आती हैं, रासायनिक अभिक्रिया ही होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अलावा कुछ भौतिक क्रियाएं भी सम्मिलित किसमें की जा सकती हैं, आपके उपापचय में की जा सकती हैं। क्लियर है? अरे पाचन हुआ, पाचन तंत्र आपको मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पाचन तंत्र में दुनिया भर के एग्जांपल मैंने आपको एंजाइम बताए, रासायनिक अभिक्रिया बताई कि ये इसमें टूटता है, ये वाला एंजाइम इसको इसमें तोड़ देता है, बताया कि नहीं बताया? लिवर के अंदर, यकृत के अंदर मैंने आपको ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये ग्लाइकोलाइसिस है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी की सारी जो अभिक्रियाएं, इनको मिला के ही तो अपन क्या बोलते हैं, उपापचय या फिर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब उपापचय जो होता है, अब जो उपापचय होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, वाह वाह क्या बात बोली गुरुजी। जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो उपापचय होता है, उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से वो दो भाग हैं? पहला तो हो जाएगा यहां पे एनाबॉलिज्म। क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म। और दूसरा क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिज्म। दूसरा क्या हो जाएगा यहां पे? कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो एक तो हो गया एनाबॉलिज्म और दूसरा हो गया कैटाबॉलिज्म। अब इनमें अंतर समझते हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, उपापचय की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कुछ जोड़कर कुछ मिलाकर क्या बनता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा कुछ योग करके बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, बड़ा यौगिक बनता है, बड़ा कोई अणु बनता है, उसे तो अपन क्या बोल देंगे, उसे तो अपन क्या बोल देंगे, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब बनाना, एनाबॉलिज्म मतलब क्या है, बनाना। और कैटाबॉलिज्म, बनाना मतलब केला नहीं,
एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? बनाना। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? तोड़ना। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? तोड़ना। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ अणु बनाती हैं, कुछ यौगिकों का निर्माण करती हैं, एनाबॉलिज्म कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं या उस प्रकार का मेटाबॉलिज्म जिसमें बड़े अणुओं को तोड़ा जाता है, उनका ब्रेक डाउन किया जाता है, क्या कहलाता है? वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं एनाबॉलिज्म। अरे सबसे पहले लिखूंगा मैं एनाबॉलिज्म। क्या लिखूंगा भैया? एनाबॉलिज्म। और इसमें क्या बोल सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बड़े यौगिकों का निर्माण होता है, जिनमें बड़े यौगिकों का निर्माण होता है। क्या होता है? बड़े यौगिकों का निर्माण होता है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको अपन बोल देते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है ना? क्लियर है? इसमें क्या होता है, अपन एक लाइन में लिख सकते हैं कि इसमें ऊर्जा का संचय होता है। एक लाइन क्या लिख सकते हैं कि इसमें ऊर्जा का संचय होता है। इसका मतलब क्या है? छोटे छोटे अणुओं ने मिलकर क्या बनाया? बड़ा अणु बनाया। ठीक है ना? जब बड़ा अणु बनता है तो वो क्या कर लेता है? वहां पे ऊर्जा को स्टोर कर लेता है, ऊर्जा को क्या कर लेता है? संचयित कर लेता है। कैटाबॉलिज्म में इसका उल्टा होगा। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? बड़े यौगिक टूट के क्या बना लेंगे? छोटे छोटे यौगिक बना लेंगे। और जो छोटे यौगिक बनते हैं, क्लियर है? मतलब कोई बड़ी चीज जब छोटी छोटी चीजों में टूटेगी तो उसमें से क्या है? ऊर्जा बाहर निकलती है। इसने तो ऊर्जा को ग्रहण किया, उसमें ऊर्जा को बाहर निकाला। आया समझ में? तो दूसरा क्या लिखूंगा मैं? दूसरा लिखूंगा कैटाबॉलिज्म। क्या लिखूंगा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या लिख सकते हैं कि इसमें या वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बड़े यौगिकों, जिनमें बड़े यौगिकों को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं का निर्माण होता है। छोटे छोटे अणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? छोटे छोटे अणुओं का निर्माण होता है। किसको तोड़कर? बड़े बड़े यौगिकों को तोड़कर। उसे अपन क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। किस क्रिया में? कैटाबॉलिज्म की जो क्रिया है उसके अंतर्गत। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? बोलो, क्लियर है मेरी बात? चलिए तो ये हो गई अपनी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों को सम्मिलित किसमें किया जाता है? इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है किसके अंदर? उपापचय के अंदर, है ना? अरे तोड़ना और जोड़ना तो याद कर सकते हो। तोड़ना कैटाबॉलिज्म में और जोड़ना एनाबॉलिज्म में। उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है। और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी। कब निकलेगी? जब कोई चीज टूटेगी। ठीक है ना? ये हो गए। अब आती है अगली डेफिनेशन, बेसल मेटाबॉलिज्म, या इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या आती है? बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म या फिर आधारीय उपापचयी दर। क्या लिख सकते हैं? आधारीय उपापचयी दर या बेसल मेटाबॉलिज्म। क्या लिख सकते हैं? बेसल मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं या फिर इसको आधारी उपापचयी दर बोल सकते हैं। देखो आधारी उपापचयी दर क्या होती है कि ये राधेश्याम है। राधेश्याम क्या हुआ कि यार थक गया। राधेश्याम ने पूरे दिन बहुत काम किया, राधेश्याम ने खूब स्कूटियों के पीछे दौड़ा है,
राधेश्याम ऐसा स्कूटी के पीछे भागा, ऐसा स्कूटी के पीछे भागा कि भागते भागते गिर गया है। खूब खूब स्कूटियों का पीछा किया। तो पूरे दिन मेहनत की है कि नहीं की? बोलो, पूरे दिन क्या की है? मेहनत की है। अब सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रात को आके राधेश्याम सो गया, अकेला ही सो रहा है। राधेश्याम जो कैसा सो रहा है? अकेला सो रहा है। रात को आके राधेश्याम सो जाता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे अपन कह सकते हैं उसकी बॉडी एक्टिविटी क्या हो गई? जीरो हो गई। अब वो ना तो ज्यादा कोई हिल डुल रहा, ना कोई ज्यादा वहां पे काम कर रहा है, कोई ज्यादा वहां एक्टिविटी नहीं कर रहा, आराम से पड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे शरीर की जो क्रियाएं क्या हो गई? एकदम शरीर का परिश्रम, अपन बाह्य फिजिकल एक्टिविटीज क्या हो गई? जीरो हो गई। उस टाइम पे उसके शरीर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? उस टाइम पे उसकी श्वसन के लिए, उसकी रेस्पिरेशन हो रही है उसके लिए, उसके डाइजेशन पाचन चल रहा है उसके लिए, खाना खा के तो सोया होगा, उसकी पूरी बॉडी की कोशिकाएं काम कर रही हैं उसके लिए, उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? आधारी उपापचय दर उसको बोला जाता है। क्लियर है मेरी बात? है ना। तो देखो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि पूर्णतः शारीरिक विश्राम के दौरान, पूर्णतः शारीरिक विश्राम के दौरान शरीर की सामान्य क्रियाओं, शरीर की सामान्य क्रियाओं, शरीर की सामान्य क्रियाओं जैसे जैसे श्वसन, पाचन, कोशिकीय क्रियाएं, ठीक है ना। पूर्णतः शारीरिक विश्राम के दौरान शरीर की सामान्य क्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन, कोशिकीय क्रियाओं आदि में होने वाली उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं भी कह सकते हैं। इनके लिए एनर्जी की आवश्यकता तो होती है भाई, सीधी सी बात है। या फिर मैं सीधा क्या वर्ड लिख दी? उपापचयी क्रियाएं लिख दिया, तो इसमें भी सारी चीजें सम्मिलित हो गई। मतलब ऐसा उपापचय जो रेस्ट के दौरान कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जैसे मैं अभी चिल्ला रहा हूं, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि अभी मेरी बेसल मेटाबॉलिज्म चल रही है। मुझे बेसल मेटाबॉलिज्म के अतिरिक्त भी, उसके अलावा भी क्या चाहिए? एनर्जी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब तुम्हारे सामने चिल्लाना कोई आसान काम तो है नहीं, बहुत हिम्मत का काम है। तुम्हारे सामने चिल्ला रहा हूं इतनी भैया, है ना, समझ पा रहे हो ना। तुम्हारे सामने चिल्ला रहा हूं, तुम्हारे सामने, हर कोई नहीं चिल्ला सकता, तुम्हारे सामने चिल्ला रहा हूं, तो अब मेरी बेसल मेटाबॉलिज्म तो है नहीं, है ना। अभी क्या करूंगा? मान लो मैं जाके सो जाता हूं, पड़ जाता हूं, तो उस समय के दौरान क्या होगा? मेरा शरीर एकदम फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो जाएंगी। तो उस समय भी मेरे शरीर में जो उपापचय चल रहा होगा वो क्या है? बेसल मेटाबॉलिज्म। अभी तो उपापचय बढ़ गया क्योंकि मुझे एनर्जी की क्या आवश्यकता है? मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, मेरा मुंह भी काम कर रहा है, मेरा शरीर भी काम कर रहा है, तो अब मेरी बेसल मेटाबॉलिज्म नहीं है। उसके अलावा भी मुझे क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना, कह सकते हैं। अब एक चीज भी तुमने सुनी होगी कि जिसकी बेसल मेटाबॉलिज्म, जिसकी आधारी उपापचय दर अधिक होती है वो मोटा कम होता है। कहते हैं ना कि तेरी तो बीएमआर ज्यादा है, बेसल मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, तो इसलिए मोटा नहीं होता, तो इसलिए मोटी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। या फिर अपन किसी पशु की बात करें तो पशु में भी बेसल मेटाबॉलिज्म या फिर उसकी आधारी उपापचय दर जितनी ज्यादा होगी उसमें मोटापा नहीं दिखेगा। मोटापा कब दिखता है? जब एक्टिविटी क्या हो जाती है बॉडी की, मतलब कोई आलसी है, बीएमआर उसकी कम हो रखी है, एक्सरसाइज वगैरह जीरो है, तो उसकी अपन कह सकते हैं एनर्जी ज्यादा यूज में नहीं होती, बीएमआर भी उसकी कम है, तो वो इंसान क्या होता है? हो जाता है? मोटा हो जाता है। क्लियर है? तो ये किसकी बात हो गई? बेसल मेटाबॉलिज्म की बात हो जाती है। अब देखो अपन बात करें, बात करूंगा मैं, अगले पेज से बात करते हैं। अगले पेज से क्या बात करेंगे कि कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन के दौरान कोशिका में
उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन में कितनी एटीपी बनती है? 38 एटीपी बनती है। कितनी एटीपी बनती है? 38 एटीपी बनती है। ठीक है ना। तो कोशिकीय श्वसन के दौरान कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न चक्रों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? निम्न चक्रों की आवश्यकता होती है। ध्यान देना मेरी बात पे। देखो मैंने आपको बताया था कि कोशिका है, कोशिका में अगर ऊर्जा बनानी है, क्या बनानी है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करना है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन आई, क्या आई? मैं आपको बता ही दूं। सबसे पहले तो है क्या हमारे पास? मेरे पास माँ है, माँ के अलावा क्या है? ग्लूकोज है। मेरे पास ग्लूकोज है। जब आपने सांस ली तो क्लियर कर चुका हूं, क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। 6 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? क्या बनती है यहाँ पे? 6 CO2 बनती है, प्लस 6 H2O बनते हैं, प्लस क्या निकलती है यहाँ पे? 38 ATP बनती है। क्या बनती है? 38 ATP बनती है। तो मैंने आपको बताया था ये कहां पर चलती है? ये वाली कोशिका के अंदर चलती है। कहां पर चलती है? ये वाली जो अभिक्रिया हुई है वो कहां पर हुई है? कोशिका के अंदर हुई है। कहां पर हुई है? कोशिका के अंदर हुई है। तो यही अभिक्रिया किसके अंतर्गत आती है? इसको अपन क्या बोलते हैं? श्वसन है। ये यही क्या है? श्वसन है। यही रेस्पिरेशन है। यही कोशिकीय श्वसन है। यही कोशिकीय रेस्पिरेशन है। अरे है कि नहीं? तो ये हो गई श्वसन। ठीक है ना। अब इसी काम को करने के लिए कोशिका में 3 चक्रों की आवश्यकता होती है। किनकी आवश्यकता होती है? 3 चक्रों की आवश्यकता होती है। तो वो 3 चक्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला मैं लिखूंगा, है ना, निम्न चक्रों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन सा? पहला होगा ग्लाइकोलाइसिस। नाम तो सुना ही होगा, इसकी चर्चा तो जब बायोकेमिस्ट्री आती है तब होती है। नाम तो सुना ही होगा। कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस, या इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है ना। दूसरा इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? EMP पाथवे। होता क्या है बाद में बात करेंगे। दूसरी जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि क्या बनता है इसमें? सिट्रिक अम्ल बनता है। या फिर इसको TCA चक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? TCA साइकिल भी इसको कहा जाता है। दूसरी साइकिल कौन सी चलेगी? क्रेब्स साइकिल। और तीसरी साइकिल जो चलेगी वो कौन सी चलेगी? ETS। तीसरा जो चक्र चलेगा वो कौन सा चलेगा? ETS। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको बोला जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये 3 चक्र पढ़ेंगे। इन तीनों चक्रों को देखो, मैं आपको साइकिल बना के तो नहीं दिखाऊंगा। आप बोलो कि मैं ग्लाइकोलाइसिस की पूरी आपको 10 साइकिल 10 रिएक्शन करके दिखाऊं। आप बोलो कि मुझे क्रेब्स साइकिल पूरी घुमा के दिखाओ सर। आप बोलो ETS मुझे पूरा करके दिखाओ। आपको पूरा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या पढ़ेंगे अपन? इसकी बेसिक नॉलेज बोल लेंगे जिस पे क्वेश्चन बनता है। क्या नॉलेज लेंगे? जिस पे क्वेश्चन बनता है उसको मैं पूरा समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वो चक्र बनने में आप अपनी एनर्जी ही वेस्ट करोगे कि 10 कार्बनिक रिएक्शन को आप याद कर रहे हो और वो आपको याद भी नहीं रहेंगी एग्जाम में। आप सबको पता है क्रेब्स साइकिल की पूरी चक्कर को घुमा के आपने खूब कोशिश की होगी 12वीं क्लास में भी याद करने की, लेकिन वो याद नहीं होते। तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा, आपको बोलूंगा भी नहीं कि उनको याद करो। सिर्फ वो चीज याद कर लेना जो मैं बताऊं, इतना तो भरोसा कर लेना। सिर्फ वही चीज याद करनी है जो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले क्या बताऊंगा? सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसको क्या बोलते हैं? EMP पाथवे। क्या बोलते हैं? EMP पाथवे बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना। जो EMP पाथवे उसकी फुल फॉर्म सबसे पहले पूछी जा सकती है आपसे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा
कि ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं। तो याद रखना जो ईएमपी है वो 3 वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर है। जो इसका ईएमपी पाथवे नाम है वो किसके आधार पर है, 3 वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर है। इसमें पहला वैज्ञानिक आता है ये एम्बडेन, क्या नाम आता है, एम्बडेन। दूसरा आता है मेयरहॉफ, दूसरा कौन सा आता है, मेयरहॉफ। और तीसरा आता है पारनास, तीसरा कौन सा आता है, पारनास। एम्बडेन, मेयरहॉफ और पारनास, ये 3 वैज्ञानिक आते हैं और इन तीनों वैज्ञानिक के आधार पर अपन ने क्या बोल दिया, इन तीनों वैज्ञानिक के ये सरनेम है इनके ना, सरनेम का पहला वर्ड उठा लिया है ईएमपी, इसके बेस पे क्या बोल दिया, ईएमपी पाथवे। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा ग्लाइकोलाइसिस में, जो भी चीज मैं अब लिख रहा हूं वो हर पॉइंट क्या होगा, अपने आप में एक क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने ये बताया, ये भी क्या है, एक क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया है कि इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। दूसरा कि यह वायवीय एवं अवायवीय दोनों प्रकार की श्वसन में पाया जाता है, दोनों प्रकार की श्वसन में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है मैंने कि जो वायवीय श्वसन होगी उसके अंदर भी चलेगा, अवायवीय श्वसन होगी उसके अंदर भी चलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी चलेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। तो भले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है और भले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, हमारा ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितनी भी कंपटीशन है, उनमें ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। तो याद रखना कि ये वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार की श्वसन में चलने वाला क्या होता है, चक्र होता है। क्लियर है। अगली बात कि यह कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। यह कोशिका द्रव्य में होता है। अगला क्वेश्चन फिर से बन गया, अगला क्वेश्चन फिर से बन गया कि कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। ये साइटोप्लाज्म में चलता है। कहां पर चलता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है, कोशिका द्रव्य के अंदर चलता है। क्लियर है मेरी बात, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता ना। तो जिनमें अवायवीय श्वसन होती है उनमें कोशिका द्रव्य तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो कोशिका द्रव्य मिलेगा तो सीधी सी बात है उनके कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस तो बड़े आराम से चल जाएगा। अरे बोलो, अरे बोलो। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास होता है ग्लूकोज। आपको मैंने किससे शुरुआत की थी बताओ, मैंने आपको बताया था जो श्वसन होती है उसकी शुरुआत किससे होती है, श्वसन होती है उसकी शुरुआत किससे होती है, ग्लूकोज से होती है कि नहीं होती। और आपको बोला था मैं कि ग्लूकोज को तोड़ना है, 6 CO2 निकालनी है, 6 H2O निकालनी है और कितनी एटीपी बनानी है, 38 एटीपी बनानी है। कितनी एटीपी बनानी है, 38 एटीपी बनानी है। कुल मिला के आपका जो C6H12O6 C6H12O6 आपको तोड़ना है, आपको C6H12O6 क्या करना है, तोड़ना है, इसका ब्रेकडाउन करना है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज से ऐसे मान लो एक है ना, ऐसे करके कितनी 2, ऐसे करके कितनी अपन बोल सकते हैं 10 रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं। कितनी रासायनिक अभिक्रियाएं, 10 रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं, 10 रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जा सकता है कितनी रासायनिक अभिक्रियाएं चलेंगी, 10 रासायनिक अभिक्रियाएं चलेंगी। क्लियर है मेरी बात, कितनी रासायनिक अभिक्रिया होंगी, 10 रासायनिक अभिक्रिया होंगी। ये क्वेश्चन है अपने आप में, अरे क्वेश्चन यही आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। आपसे कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस की 5वीं रासायनिक अभिक्रिया को बताओ, नहीं पूछेगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसा नहीं पूछा, गोली मार देना भले ही मेरे में, मैं खुद ही मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो वापस आओ, यहाँ पे कितनी रासायनिक अभिक्रिया चलेंगी, यहाँ पे 10 रासायनिक अभिक्रिया चलेंगी। यहाँ पर कितने एंजाइमों की आवश्यकता होगी, एंजाइम क्या होते हैं, व्हाट इज एंजाइम,
ये भी बात कर लेने जब आएगी ये। तो एंजाइम क्या होते हैं बताओ? एंजाइमों को अपन जैव उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक या फिर बायो कैटालिस्ट बोला जा सकता है। बायो कैटालिस्ट बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? बायो कैटालिस्ट या फिर जैव उत्प्रेरक इनको कहा जा सकता है। जैव उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक या फिर कैटालिस्ट वो चीज है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देती है, उसकी दर को बढ़ा देती है, मतलब जल्दी करवाती है। तो ये तो कैटालिस्ट तो अपन बाहर रासायनिक अभिक्रिया फिर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर अपन बात करें बायोलॉजी में, हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या बोल देंगे? बायो कैटालिस्ट। और यही क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो 10 रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं यहाँ पर। कितनी चलती हैं? 10 रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं। और 10, सीधी सी बात है, किसकी जरूरत होगी? जब 10 रासायनिक अभिक्रियाएं तो 10 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। कितने एंजाइमों की? 10 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। कितने एंजाइमों की आवश्यकता होती है? 10 एंजाइमों की आवश्यकता इसमें होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब होता क्या है, जब इसमें 10 रासायनिक अभिक्रियाएं बनती है ना, तो लास्ट में बोलूंगा ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में 10 रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। क्या हुआ? 10 रासायनिक अभिक्रियाओं को मिला के मैं क्या बोल दूं? ग्लाइकोलाइसिस हुआ। क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हुई? 10 रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। और लास्ट में क्या बनते हैं? यहाँ पे 2 पाइरुविक अम्ल बनते हैं। ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन याद करा रहा हूं। अगर वो मैं सारी याद कराने बैठूं तो आपके तोते उड़ जाएंगे, और मुझे आपके तोते नहीं उड़ाने। मुझे आपको काम की चीज बतानी है। यही तो मास्टर का फायदा है, क्योंकि उसे पता होता है क्या आएगा। तो 2 पाइरुविक अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 पाइरुविक अम्ल बनते हैं। कितने पाइरुविक एसिड बन गए? 2 पाइरुविक एसिड बन गए, जिसमें एक के अंदर 3 कार्बन होते हैं। एक के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो 2 के अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2 के अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे? पूरे 6 कार्बन। ग्लूकोज के अंदर भी कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक और क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिया। आपसे क्या पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस का, किसका? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का, श्वसन की पहली क्रिया कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आप सबको पता है अभी कि अंतिम उत्पाद 3 कार्बन का पाइरुविक अम्ल होता है। 3 कार्बन का क्या होता है? पाइरुविक अम्ल होता है। ये आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है कितने कार्बन होते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कितने होते हैं भैया। इसके अंदर होते हैं पाइरुविक अम्ल 2, कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। समझ में आया? अरे आया क्या? अगला क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं इसमें? अगला पॉइंट क्या होता है? देखो ध्यान देना। क्या ध्यान दोगे? ध्यान देना कि इसमें 2 NaDH2 का निर्माण होता है। कितने में NaDH2 का निर्माण होता है? 2 NaDH2 का निर्माण होता है। कितने NaDH2 बन गए? 2 NaDH2 बन गए। NaDH2 क्या है? कुछ नहीं है, ऐसे मान लो ऊर्जा की इकाई है। NaDH2 क्या है? ऊर्जा की इकाई है। एक NaDH2 से 3 ATP मिलती है। याद रखना, एक NaDH2 जब टूटता है तो कितनी ATP मिलती है? 3 ATP मिलती है। कितनी ATP मिलती है भैया? 3 ATP मिलती है। याद रखना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं। जब एक NaDH2 टूटता है तो कितनी ATP मिलेंगी? 3 ATP मिलेंगी। तो 2 NaDH2 हमें कितनी ATP दे देंगे? 6 ATP दे देंगे। कितनी ATP दे देंगे? 6 ATP दे देंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने NaDH2 बनते हैं? कितने NaDH2 बनते हैं? 2 NaDH2 का निर्माण होता है। ठीक है। अब मैं लिखूंगा कि इसमें सबस्ट्रेट लेवल, इसमें सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण से, सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या हिंदी में सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण द्वारा, सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण द्वारा 4 ATP का निर्माण होता है।
कितनी एटीपी का निर्माण होता है? 4 एटीपी का निर्माण होता है। कितनी एटीपी बन गई आपसे? फिर ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, कितने NADH2 बनते हैं? 2 NADH2 बनते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण से कितने, सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण से कितनी एटीपी बनती है? तो आपको पता होना चाहिए कि 4 एटीपी बनती है। देखो जो NADH2 से हमें एटीपी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझ लेना। जो NADH2 से हमें एटीपी प्राप्त होती है ना, किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे NADH2 की, कि NADH2 से जब हमें एटीपी मिलती है तो उनको जाना पड़ता है ETS के पास। मैंने आपको 3 चक्र बताए थे, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब चक्र, और क्रेब चक्र के बाद में जो लास्ट वाला था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं उसको अपन, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला भी उसको कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में, ध्यान देना मेरी बात पे, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कि ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बने हैं और क्रेब साइकिल में जो NADH2 बनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बने हैं और क्रेब साइकिल में भी NADH2 बनेंगे, उनसे हमें एटीपी निकालने की जरूरत पड़ती है। क्या निकालने की जरूरत पड़ती है? एटीपी निकालने की जरूरत पड़ती है कि NADH2 से 3 एटीपी बनेंगे। तो ये NADH2 से एटीपी ऐसे ही नहीं निकलते। NADH2 से एटीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ETS चलाना पड़ेगा। NADH2 से एटीपी निकालने के लिए हमें क्या चलाना पड़ेगा? क्या चलाना पड़ेगा? ETS चलाना पड़ेगा। तो फिर उसको सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोराइलेशन या फिर सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण अपन नहीं कह सकते। क्लियर है मेरी बात? सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है कि जिसमें क्या बनते हैं? सीधे डायरेक्ट क्या बन जाते हैं? डायरेक्ट आपके एटीपी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डायरेक्ट आपके एटीपी यहां पर बन जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये भी क्वेश्चन है कि सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। ये वाला सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण नहीं होता। क्लियर है? ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे अपन कि ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का उपयोग कर लिया जाता है। 2 एटीपी का उपयोग कर लिया जाता है। कितनी एटीपी का उपयोग कर लिया जाता है? 2 एटीपी का उपयोग कर लिया जाता है। तो आप देख रहे हो यहां पे चल क्या रहा है? 2 NADH2 बने, 4 एटीपी बने, है ना। 2 NADH2 से कितनी एटीपी बनेंगी पूरी? 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 तो पूरी हमें एटीपी मिलेंगी, और 2 एटीपी उपयोग में आ गए मतलब वेस्ट हो गए। तो 10 में से 2 घटा दो, नेट एटीपी का गेन कितना हुआ हमें? 8 एटीपी का। मैं बताता हूं कैसे हुआ। मैं लिखूंगा यहां पर नेट एनर्जी गेन, नेट एनर्जी गेन, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं? नेट एटीपी। क्या लिख सकते हैं? नेट एटीपी यहां पर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? बोलो। तो देखो नेट एनर्जी गेन की बात करें तो 2 NADH2 बने, कितने NADH2 बने? 2 NADH2 बने, तो इससे कितनी एटीपी मिलेंगी? 6 एटीपी मिलेंगी। 4 एटीपी कैसी मिली है हमें? 4 एटीपी कैसी मिली है? सीधी की सीधी, या यहां पे लिख दूं मैं सबस्ट्रेट स्तरीय, सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण जो होता है, सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण जो होता है उससे कितनी एटीपी मिलती है? उससे मिलती है हमें 4 एटीपी। कितनी एटीपी मिलती है? 4 एटीपी, है ना। और यूज्ड एटीपी कितनी है? 1 2, तीसरा पॉइंट है यूज्ड एटीपी कितनी है जिनका उपयोग हो गया? 2 एटीपी, है ना। या फिर इसको मैं एक बार के लिए हटा दूं तो यहां पर अपन लिखेंगे अपन कितनी? 10 एटीपी बनी। कितनी एटीपी बनी? 10 एटीपी। 2 एटीपी क्या हो गई? 2 एटीपी का उपयोग हो गया। 2 एटीपी क्या हो गई? उपयोग। अब लिखूंगा मैं 2 एटीपी उपयोग में, ठीक है ना। तो यहां पे 10 - 2 बराबर 8 एटीपी। 10 - 2 बराबर कितनी बची? 8 एटीपी। तो नेट एटीपी कितनी? 8 एटीपी बनी। 6 और 4 10, 10 में से 2 यूज में ले ली जाती हैं, तो 10 में से 2 क्या है? घट गई। तो यहाँ पे 8 एटीपी का क्या हुआ है? नेट गेन हुआ है। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है
कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपी नेट 8 एटीपी का निर्माण होता है। 8 एटीपी का क्या होता है? नेट 8 एटीपी का निर्माण होता है। कितनी एटीपी बन गई? नेट 8 एटीपी का निर्माण हो गया। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। चलिए अब ये क्या हो गया, हमारा ग्लाइकोलाइसिस हुआ। यहां पर क्या कंप्लीट हुआ? ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ग्लाइकोलाइसिस में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सारी चीजें निचोड़ के मैंने आपके सामने परोस दी हैं आपकी थाली में कि इनको खा जाओ। अगर आपको ये भी नहीं खाए जा रहे, ये भी नहीं याद हो रहे, तो किसी ऊंची सी छत ढूंढना या फिर कोई कुआं ढूंढना बेटा, उस कुएं में कूद जाना और कूद के नाश कर लेना। क्योंकि अगर अब भी ये परोसा है तुमसे नहीं खाया जाना ना, तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। अब भी नहीं हूं मुंह दिखाने लायक, फिर बिल्कुल नहीं बचूंगा। काला कपड़ा ऐसे ढक के घूमा करूंगा फिर। है भाई, मतलब कमाल करते हो। ठीक है ना। अब दूसरी कौन सी है देखो, एक तो बताई थी मैंने आपको कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बताई थी? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अलावा कौन सी बताई थी? क्रेब्स साइकिल। कौन सी बताई थी दूसरी? क्रेब्स साइकिल, है ना। अब इन दोनों के बीच में भी एक चीज आती है। इन दोनों के बीच में भी क्या आती है? एक चीज आती है। किस किस के बीच में? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच में। किसके बीच में? ग्लाइकोलाइसिस या फिर क्रेब्स चक्र के बीच में दूसरी एक और चीज आती है। देखो हो क्या रहा है, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर चला है? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर चला है? कोशिका द्रव्य में। क्या बन गए? 2 पायरुविक अम्ल। अब इसके आगे की जो भी चीज होगी अब अपन पढ़ेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं, चलो अभी एक चीज लिख दूं कि पायरुविक अम्लों का भविष्य। क्या लिख रहा हूं कि इन पायरुविक अम्लों का भविष्य क्या होगा? इन पायरुविक अम्लों का भविष्य क्या होगा? तुम्हारे पास क्या है? 2 पायरुविक अम्ल हैं। क्या है तुम्हारे पास? 2 पायरुविक अम्ल हैं, है कि नहीं? और पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बने हैं। और ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है वायवीय श्वसन के दौरान भी होता है और अवायवीय श्वसन के दौरान भी होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो वायवीय श्वसन के दौरान भी होता है और अवायवीय श्वसन के दौरान भी होता है। अब आपको क्या पता कि इस पायरुविक अम्ल के बाद में वायवीय श्वसन चलेगा या फिर अवायवीय श्वसन चलेगा? वायवीय श्वसन चलेगा या फिर अवायवीय श्वसन चलेगा? एक बार के लिए मान लो क्या चला? अवायवीय श्वसन चला। एक बार के लिए मान लो इस पायरुविक अम्ल के बाद में क्या चला? अवायवीय श्वसन चला। ठीक है ना। क्या चला भाई राधेश्याम? अवायवीय श्वसन चला। तो याद रखना कि जब अवायवीय श्वसन यहां पर चलेगा पायरुविक अम्ल के बाद में, तो फिर यहां पर कुल 2 एटीपी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कुल 2 एटीपी का निर्माण होगा। मतलब जो 8 एटीपी अभी बनाई है ना, इनमें से भी 6 को ये खा लेगा, इनमें से भी 6 को ये खा जाएगा, इसमें से भी 6 को ये खा जाएगा। लास्ट में सिर्फ कितनी एटीपी बचेंगी? 2 एटीपी बचेंगी। लास्ट में सिर्फ नेट गेन जो होगा एटीपी का, वो कितनी एटीपी का होगा? 2 एटीपी का। तो सबसे पहले तो लिखूंगा ऐसा क्यों हुआ कि इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगर पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए, दूसरा ऑप्शन क्या है? वायवीय श्वसन का। पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए तो 38 एटीपी बन जाए भाई साहब। पूरी तरह से अगर इस पायरुविक अम्ल को जला दिया जाए तो 38 एटीपी बन जाएंगे। लेकिन ये तो बेशरम है, ये बेहया है, इसको लज्जा नहीं है, ये निर्लज्ज है, इसीलिए इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण किया है। और अपूर्ण को ऑक्सीकरण करने की वजह से इसमें कितनी एटीपी बनी है? सिर्फ नेट गेन 2 एटीपी का होता है। दूसरा ऑप्शन किसका है? वायवीय श्वसन का। दूसरा ऑप्शन किसका होता है? वायवीय श्वसन का दूसरा ऑप्शन होता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। इसमें क्या लिखूंगा मैं? इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना। और इसमें जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है। जो क्या है आपका पायरुविक अम्ल है, वो पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में
प्रवेश कर जाता है। कहां पे प्रवेश कर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर क्या होगा? यहां पर फिर यहां पर क्या होगा? वायवीय श्वसन की क्रिया कंप्लीट होगी। क्या होगी? वायवीय श्वसन आगे चलेगा। मतलब कुल मिला के क्रेब्स साइकिल चलेगा, ईटीएस चलेगा, वो सारी की सारी चीजें कहां पर होंगी? इस वायवीय श्वसन के अंदर। और क्या लिख सकते हैं इसमें आगे क्या चलती है? फिर क्रेब्स साइकिल चलती है। क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल चलती है और ईटीएस चलता है। क्या चलता है? ईटीएस। तो मैंने जो चीजें आपके सामने लिखी थी ना, वो किसकी लिखी थी? वायवीय श्वसन की चली थी, क्योंकि क्रेब्स साइकिल और ईटीएस तो कहां पर चलते हैं? वायवीय श्वसन के अंदर ही चलते हैं। क्लियर है मेरी बात? अवायवीय श्वसन में क्या हुआ है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और नेट 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितनी एटीपी बनती है? नेट 2 एटीपी बनती है। उधर देखो वायवीय में तो 38 एटीपी बनती है। कितनी एटीपी बनती है इसमें मैं लिख दूं? 38 एटीपी। कितनी एटीपी बनी? चलो यहां लिख देता हूं, 38 एटीपी बनती है। कुल कितनी एटीपी बनती है? 38 एटीपी। और यहां पर सिर्फ कितनी बनी? 2 एटीपी बनी। और लास्ट में आपको मैं बता चुका हूं अवायवीय श्वसन के जो उत्पाद होते हैं, अवायवीय श्वसन में लास्ट में उत्पाद क्या मिलता है? आपने सुना होगा एल्कोहल। क्या मिला? एल्कोहल, एथेनॉल मिलता है कि नहीं मिलता? आपने सुना होगा लैक्टिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है? वायवीय श्वसन के अवायवीय श्वसन में क्या मिलते हैं? लास्ट में मिलते हैं। आपने सुना होगा कि बियर जो बनाई जाती है वो अवायवीय श्वसन से तो बनती है, उसमें क्या मिलता है? लास्ट में एथेनॉल मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो, फर्मेंटेशन या किण्वन? इसको किण्वन भी तो बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इसको किण्वन या फिर फर्मेंटेशन दे सकते हैं। और फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में तो लास्ट में उप उत्पाद मिलते ही हैं। और क्या होते हैं वो? नोट डाल के लिख देता हूं मैं। क्या लिखूंगा? नोट डाल के मैं क्या लिखूंगा कि अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? दारू। हाँ वही बोर्ड का एथेनॉल। और क्या बन सकता है? लैक्टिक अम्ल। क्या मिल सकता है? लैक्टिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। ठीक है ना? तो अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि प्राप्त होते हैं। आदि प्राप्त होते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये प्राप्त होंगे। ठीक है, आया समझ में? हुई बात क्लियर? ये किसकी बात हो गई? अवायवीय श्वसन की। ठीक है ना? और इसमें कोई क्रेब्स साइकिल वगैरह नहीं चलती है अवायवीय श्वसन में। वो तो सिर्फ किसके लोचे? वायवीय श्वसन के लोचे। क्लियर है? इसको अपन किण्वन भी कह सकते हैं। चलो, तो अब बात करेंगे अपन वायवीय श्वसन की। किसकी बात करें? वायवीय श्वसन की। पायरुविक अम्ल की तो बाद में बात कर रहे हैं अपन। किसके बाद में बात कर रहे हैं? पायरुविक अम्ल के बाद में बात कर रहे हैं। पायरुविक अम्ल से पहले की कहानी तो ग्लाइकोलाइसिस में होती है। तो हमारे पास क्या है? पायरुविक अम्ल। क्या है हमारे पास? पायरुविक अम्ल। इसमें पहली चीज की अपन बात करेंगे अब, या दूसरी? पहला तो ग्लाइकोलाइसिस। अरे भाई, वायवीय श्वसन होगा तो उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, अवायवीय श्वसन होगा उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। तो अब अपन पर्टिकुलर वायवीय श्वसन में बात कर रहे हैं कि भाई अब पायरुविक अम्ल के बाद क्या होगा यदि वायवीय श्वसन हो रहा है तो इसमें सबसे पहले आएगी लिंक रिएक्शन। क्या आएगी? लिंक रिएक्शन या फिर लिंक अभिक्रिया, या फिर इसको गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना? क्लियर है? तो ये क्या है? लिंक रिएक्शन भी इसको अपन कह सकते हैं, गेटवे रिएक्शन भी इसको अपन कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है देखो, इसके अंदर क्या होता है? पायरुविक अम्ल। क्या होता है? पायरुविक अम्ल। कितने पायरुविक अम्ल हैं तुम्हारे पास? कितने पायरुविक अम्ल हैं? 2 पायरुविक अम्ल हैं। अपन एक की बात कर रहे हैं। इससे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यहां से एक CO2 निकल जाती है। क्या निकल जाती है? यहां से एक CO2 निकल जाती है।
और इस अभिक्रिया को इसीलिए CO2 निकलने की वजह से क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण भी कहा जाता है। विकार्बोक्सिलीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण या फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा सारा काम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है वायवीय श्वसन। तो ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण क्यों कहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ, CO2 निकली। इसमें कितने कार्बन थे, मैंने आपको बताया थे 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन रह गए, 2 कार्बन। इसमें कितने कार्बन रह जाते हैं, 2 कार्बन। किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। आई बात समझ में, अरे आई क्या बात समझ में, क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गई अपनी लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन। ये कहां पर चलती है, यह अभिक्रिया, ये क्वेश्चन है, यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। मैट्रिक्स बोले तो आधात्री। समझ में आ रहा है कुछ, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्रिस्टी है, इसके अंदर वाली झिल्ली क्या है, ये अंदर वाली झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। ये वाली जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, आंतरिक झिल्ली। ये वाली क्या है, आंतरिक झिल्ली या फिर इनर मेम्ब्रेन। क्या पढ़ा बता रहा हूं ये मैं तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये क्या है, बाह्य झिल्ली। ये वाली चीज क्या है, बाह्य झिल्ली या फिर आउटर मेम्ब्रेन। और ये दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं अपन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो लिंक अभिक्रिया है वो कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होती है। कहां पर होती है, मैट्रिक्स के अंदर, मतलब इसमें। ठीक है ना, क्लियर है। अरे बोलो, क्या बन गया हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। बना कि नहीं बना, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या चालू हो जाएगी, इसके बाद चालू हो जाएगी अब अपनी क्रेब्स साइकिल। इसके बाद क्या चालू हो जाएगी, तीसरे नंबर पे मैं लिखूंगा अब क्रेब्स साइकिल। क्या बोलूंगा, क्रेब्स साइकिल या TCA चक्र। TCA चक्र का मतलब क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नहीं सॉरी, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या बोलेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है ना, क्या बोल देंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको अपन बोल देंगे किसको, क्रेब्स चक्र को, क्रेब्स साइकिल को। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या था, पायरुविक अम्ल था। क्या था, पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल से क्या बन गया, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। यहां से क्या निकल गई, यहां से क्या निकल गई, CO2 बाहर निकल गई। इसको क्या बोल दिया अपन ने, लिंक रिएक्शन। क्या बोल दिया इसको, लिंक अभिक्रिया बोल दिया। क्या बोल दिया, लिंक अभिक्रिया। अब देखो क्या होता है, अब यहां से आगे साइकिल चलती है। यहां से क्या चलती है, इसमें बहुत सारी क्या चलते हैं, इसमें बहुत सारी क्या चलती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती है, इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। लास्ट में यहाँ पे मिलता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या मिलता है यहाँ पे,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बोलूंगा इसको मैं? आपको ये अभिक्रिया याद नहीं रखनी, कोई नहीं पूछेगा आपसे। इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। इसके अंदर होते हैं 4 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 4 कार्बन होते हैं। और ये मैं बता चुका हूं, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। अब लास्ट में क्या होगा देखो, लास्ट में ये जो आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, या इसको अपन क्या बोलते हैं? OAA। ये किससे रिएक्शन कर लेगा? ये किससे रिएक्शन कर लेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। किससे रिएक्शन कर ली इसने? एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्शन कर ली। और यहां पर क्या बनता है अपना? यहां पर पहला जो उत्पाद बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? सिट्रिक एसिड बोलते हैं, जिसमें होते हैं कितने कार्बन? 6 कार्बन। कितने कार्बन हो जाते हैं इसमें? 6 कार्बन। फिर यहाँ पे बाद में CO2 निकलेंगी, इसमें से 2 क्या निकल जाएंगी? CO2 निकल जाएंगी। और लास्ट में फिर कितने कार्बन का यहाँ पे उत्पाद बनेगा? 4 कार्बन का। तो पूरी कहानी को मैं समराइज करके आपको बताऊंगी क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है। क्रेब्स साइकिल में पहले तो लिंक अभिक्रिया, क्रेब्स साइकिल से पहले क्या चल रही? लिंक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? पायरुविक अम्ल किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। क्योंकि यहां से 3 कार्बन थे, 3 कार्बन से कितने कार्बन का बना? 2 कार्बन का। ठीक है ना, लिंक अभिक्रिया कह दिया इसको अपन ने। एसिटाइल कोएंजाइम ए किससे अभिक्रिया करता है? यहाँ पे OAA से अभिक्रिया करता है। क्या बना? सिट्रिक अम्ल बना। इसी वजह से अपन ने इसको क्या बोल दिया? क्रेब्स साइकिल को अपन ने क्या बोल दिया? सिट्रिक एसिड साइकिल इसको अपन बोल देते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। अब देखो इसकी समरी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली चीज तो इसके नाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। OA किससे रिएक्शन की थी? एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बना दिया? सिट्रिक अम्ल यहां पर बना दिया। अब देखो इसमें क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्रेब्स साइकिल चलती कहां पर है? कहां पर चलती है? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम है वो कहां पर मिलते हैं? क्रेब्स साइकिल के एंजाइम कहां पर मिलते हैं? तो आप क्या बोलोगे कि क्रेब्स चक्र के एंजाइम कहां मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के कहां पर मिलते हैं? मैट्रिक्स के अंदर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? मैट्रिक्स में मिलते हैं। क्लियर है मेरी बात? कहां पर मिल जाएंगे सारे के सारे एंजाइम? मैट्रिक्स के अंदर मिल जाएंगे, सिर्फ एक को छोड़कर। सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज। अब आप पूछोगे सर जी ये कहां पर आता है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि इसके बीच में एक एंजाइम आता है क्रेब्स साइकिल में, उसका नाम क्या होता है? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन यही बनेगा, जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि सारे के सारे एंजाइम कहां पर मिलते हैं? सारे के सारे एंजाइम कहां पर मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनेंगे। ज्यादा बहुत डिटेल में अगर वो जाना चाह रहा है कि साहब एक एंजाइम ऐसा होता है जो मैट्रिक्स में नहीं मिलता, वो कौन सा होता है? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज होता है। वो एंजाइम कौन सा होता है? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज होता है। तो ये कहां मिलता है? यह क्रेब्स चक्र का एंजाइम मैट्रिक्स में ना मिलकर कहां मिलता है? मैट्रिक्स में ना मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर मिलता है। कहां पर मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इनर मेम्ब्रेन जो होती है वहां पर मिलता है। याद रहेगा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? कहां पर मिलेगा? क्रेब्स साइकिल की जो सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर मिलता है। बचे हुए सारे के सारे एंजाइम कहां पर मिलेंगे? मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज आप याद रखना। चलिए अगला और क्या लिख सकते हो इसमें आप? क्रेब्स चक्र में अपन बात कर सकते हैं एटीपी की। कितनी की बात, किसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे? एटीपी की बात कर सकते हैं। देखो पहले तो मैं आपको लिंक अभिक्रिया के बारे में बताऊं।
किसके बारे में, लिंक अभिक्रिया की अपन बात करें तो इसके अंदर बनते हैं यहां पर 2 NaDH2। यहां पर क्या बनते हैं, 2 NaDH2 बनते हैं, याद रखना। लिंक अभिक्रिया में कितने NaDH2 बनते हैं, इस जगह पे 2 NaDH2 बनते हैं। 2 NaDH2 मतलब कितनी ATP, 6 ATP। कितनी ATP, 6 ATP। याद आ गया। चलिए अब बात करूं क्रेब्स चक्र में क्या होता है, तो इसमें 3 तो बनती हैं NaDH2। क्या बनती हैं, 3 NaDH2 बनती हैं, एक FADH2 बनता है। क्या बनता है, एक FADH2। ये कितनी हो गई, 9 ATP। अरे एक NaDH2 में कितनी ATP बनती है, 3, तो 3 में कितनी बन गई, 9 ATP। एक FADH2। अब ये क्या बला आ गई, देखो FADH2 आपको इतना याद रखना है कि 2 ATP देता है। FADH2 कितनी ATP देता है, 2। जैसे NaDH2 ETS के अंदर जाके कितनी ATP देगा, 3 ATP देगा, वैसे ही FADH2 ETS में जाके कितनी ATP देता है, 2 ATP देता है। कितनी देती, 2। और एक बनती है यहां पर GTP। क्या बनती है, एक GTP। और GTP कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू होती है 1 ATP के बराबर। किसके बराबर होती है, 1 ATP के बराबर हो रही है। तो देखो इसमें रामायण क्या चल रही है हमारी। इसमें बोला जा रहा है कि क्रेब्स चक्र एक बार चला तो उसके अंदर 3 NaDH2 बने। 3 NaDH2 का मतलब क्या है, 9 ATP। एक FADH2 का मतलब क्या है, 2 ATP। और एक GTP बना मतलब 1 ATP। तो एक क्रेब चक्र के अंदर टोटल कितनी ATP बन गई, आप देख रहे हो 12 ATP बन गई। कितनी ATP बन गई, 12 ATP। अरे सर 38 बनानी है। अरे गुरुजी कितनी बनानी है, 38। और अभी तो हुई कितनी है, अभी तो कुछ नहीं है, आपने 12 ये बता दी। 6 चलो हम इनको मान ले, लिंक रिएक्शन वाली कौन सी, सर मान लिया कि आपकी 6 ATP तो ये बन गई 2 NaDH2 से। 12 आपने क्रेब्स चक्र में बता दी, है ना। ये कितनी हुई, 12 और 6 18। इसके अलावा चलो आपने 8 वहां पे बता दी। अभी भी सर 12 ATP कम पड़ रही है, 38 कैसे करोगे, अरे करेंगे, इंतजार करो। देखो हमारे पास कितने पायरुविक अम्ल थे, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में हमें कितने पायरुविक अम्ल मिले, देख रहे हो आप, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में हमें 2 पायरुविक अम्ल मिले थे। ठीक है, कितने पायरुविक अम्ल मिले थे, 2 पायरुविक अम्ल मिले थे। याद है ये चीज। और हमने क्रेब्स चक्र जो चलाया है वो एक पायरुविक अम्ल से चलाया है। देखो क्रेब्स चक्र पे आते हैं अपन, यहां पे देख रहे हो, यहां से मैंने चालू कितने पायरुविक अम्ल से किया है, ये एक पायरुविक अम्ल से चालू किया है। इसी में लिंक रिएक्शन चली, ठीक है ना। एक पायरुविक अम्ल से चालू किया, एक एसिटाइल कोएंजाइम में ये घूमा पूरा का पूरा। अगर मैं इसको 2 पायरुविक अम्ल से चला दूं, किससे चला दूं, 2 पायरुविक अम्ल से चला दूं, तो पूरी की पूरी साइकिल कितनी बार घूमेगी, 2 बार घूम जाएगी। कितनी बार घूम जाएगी, 2 बार घूम जाएगी। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसमें मैं बोल सकता हूं क्या, इसमें मैं बोल सकता हूं एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। अतः क्रेब्स चक्र 2 बार चलता है। अतः क्रेब्स चक्र कितनी बार चलता है, 2 बार चलता है। तो आप देखोगे एक बार में ये 12, एक बार में कितनी है ये 12, तो 2 बार में कितनी हो जाएंगी 24। क्या हो जाएंगी 24, ठीक है ना। अतः क्रेब्स चक्र, ये भी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं एक, अतः क्रेब्स चक्र द्वारा एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनती है, 24 एटीपी का निर्माण होता है। 24 एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। कितनी एटीपी का निर्माण हुआ, 24 एटीपी का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो अब देखो पूरा हिसाब करते हैं। अब क्या करते हैं, एटीपी का हिसाब, मैं हेडिंग भी यही डाल रहा हूं, एटीपी का हिसाब, या फिर इसको लिखें एक ग्लूकोज से एटीपी का हिसाब। एक ग्लूकोज से एटीपी का हिसाब।
कैसे हिसाब बैठाओगे भैया? चलो शुरू से जोड़ते हैं। एक ग्लूकोज से चल रहा है, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की बात करूंगा। नेट एटीपी कितनी बनाई थी आपने? 8 एटीपी बनाई, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे लिंक अभिक्रिया। किसकी बात करोगे भैया? लिंक अभिक्रिया की बात करोगे। कितनी बनाई इसमें आपने? 2 NaDH2। देखो लिंक अभिक्रिया भी पायरुविक अम्ल एक से एक बार चलेगी, 2 से 2 बार चलेगी। एक बार में 1 NaDH2, 2 बार में 2 NaDH2। तो इसमें मैं लिखूंगा 2 NaDH2 बराबर किसके? 6 एटीपी के। किसके बराबर है? 6 एटीपी के। उसके बाद क्या चलेगी? क्या चलेगी? क्रेब्स अभिक्रिया या क्रेब्स चक्र, ठीक है ना। क्रेब्स चक्र 2 बार चलेगा। कितनी एटीपी बनी? कितनी बनी? 24 एटीपी बनी। और आप यहां पे कुल एटीपी देखोगे, क्या देखोगे? कुल एटीपी देखोगे तो कितनी हो गई? कितनी हो गई? 8 और 6 14 और 24 गिन लेना, 38 एटीपी आएंगी। कितनी एटीपी बनेंगी? 38 एटीपी का निर्माण होगा, 38 एटीपी का निर्माण होगा। तो ये पूरा हिसाब और आपका लेखा जोखा है किस चीज का? एटीपी का, है ना। किस चीज का है? एटीपी का। इसके बाद में मैं एक चक्र की और बात करूंगा, किसकी? ईटीएस की। किसकी बात करूंगा? ईटीएस की। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। और आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला क्या काम करती है कि देखो NaDH2 से सीधी एटीपी नहीं निकलेगी, FADH2 से भी सीधी एटीपी नहीं निकलेगी। अगर आपको NaDH2 और FADH2 दोनों से एटीपी बनानी है, किससे एटीपी बनानी है? NaDH2 और FADH2 से एटीपी बनानी है, तो उनको कहां लेकर आना पड़ेगा? ETS के अंदर लाना पड़ेगा। कहां लेके आना पड़ेगा? ETS के अंदर लाना पड़ेगा। और ETS में फिर NaDH2 और FADH2 से क्या निकाली जाती है? एटीपी। NaDH2 से कितनी निकलेंगी? 3 एटीपी और FADH2 से 2 एटीपी। तो इसमें मैं लिख दूंगा कि NaDH2, क्या लिख दूंगा? NaDH2 तथा FADH2 दोनों से ETS द्वारा क्रमशः 3 एटीपी तथा 2 एटीपी निकलती हैं या बनती हैं। क्लियर है ये बात? NaDH2 से 3 और FADH2 से 2 एटीपी बनेंगी। किसके द्वारा? ETS के द्वारा। यही ETS का क्या है? कार्य है। यही क्या ETS का कार्य है? एक क्वेश्चन आएगा कि ETS कहां पर चलता है, तो ETS कहां पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ETS माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी कहां पर मिलती है? आंतरिक झिल्ली में। क्रिस्टी कहां पर मिलती है? आंतरिक झिल्ली। समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया की जो है आंतरिक झिल्ली थी, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी बोलते हैं। तो ETS कहां पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में चलता है। कहां पर चलता है? ETS माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में चलता है। एक क्वेश्चन ये आएगा, ETS का काम क्या है? ETS का काम है NaDH2 से और FADH2 से क्या बनाना? एटीपी बनाना। इससे 3 और FADH2 से 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अपन ने क्या कर दिया? वायवीय श्वसन के द्वारा एक ग्लूकोज को तोड़ा है। एक ग्लूकोज को तोड़ के कुल कितनी एटीपी का निर्माण किया है? 38 एटीपी का निर्माण किया है। इसके लिए हमें क्या क्या चलाने की आवश्यकता पड़ी? सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद लिंक अभिक्रिया, लिंक अभिक्रिया के बाद में क्रेब्स चक्र और क्रेब्स चक्र के बाद में अंत में क्या चलती है? ETS चलती है। क्लियर है? तो ये आपके बायोकेमिस्ट्री का पार्ट था, जो आज के लेक्चर में अपन ने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। अब छोटे मोटे कोई टॉपिक बचे हैं। एक तो ब्लड क्लॉटिंग आपकी बच रही है, रक्त का थक्का जमाना, और एक दो और छोटे टॉपिक हैं, उनको कंप्लीट करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।